अब मैं दूसरा मॉड्यूल शुरू करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आप सब तैयार होंगे। हमारा मॉड्यूल 2 है सही रास्ते से शुरू करना। ओके, इस बिजनेस में फिर से देखिए, मैं बार बार इस बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करता हूं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में पाएंगे कि जिस प्रयास से आप एक बिजनेस में सफल होते हैं, उसी प्रयास से या उसी टेक्निक से या उसी फ्रेम ऑफ माइंड से आप दूसरे बिजनेस में भी सफल होते हैं। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में या कॉर्पोरेट की दुनिया में ऐसा पाया गया है कि अगर कोई इंसान एक डिपार्टमेंट में अच्छा है, मान लेते हैं कि अकाउंटिंग में, और अगर आप उसे मार्केटिंग में डाल देते हैं, तो इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि वो वहां भी उस डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि वहां भी उसी फ्रेम ऑफ माइंड से, उसी वर्क एथिक्स से, उतने ही लगन के साथ वहां काम करेगा जितना वो अपने डिपार्टमेंट में करता था। तो मैं इसलिए इस बिजनेस और दूसरे बिजनेस का रेफरेंस लेता हूं, क्योंकि जो भी चीज आप इस बिजनेस में सीखेंगे, वो सारी चीजें आपको अपनी जिंदगी की बाकी चीजों में भी सफल होने में मदद करेगा। आप समझ में क्या कह रहा हूं? सो सही रास्ते से शुरू करने से मेरा मतलब था कि एक सही फाउंडेशन के साथ शुरू करना, जो ये बताएगा कि आप कितने इफेक्टिव लीडर बनेंगे और आप कितने अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करेंगे। ओके, तो मुद्दा यहां ये है कि हम सबको यहां एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहते हैं, राइट? हम सब। देखो, ये बात सुन के कैसे खिल गए आप लोग। हम सब यहां पे एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं, राइट? क्या हम ये नहीं चाहते हैं? मेरा मतलब है कि जब बात ई कॉमर्स की आती है या कंप्यूटर की आती है, तो मैं एक बैकग्राउंड स्पीकर हो जाता हूं। मेरा मतलब है कि मैं इन चीजों को ज्यादा समझ नहीं पाता हूं। मैं बस देखता था जब मेरे बच्चे इसे इस्तेमाल करते थे, उनके हाथों में ही देखता था। मैं कभी नहीं समझा, मैं कभी नहीं समझ पाया कि एक ग्लोबल स्केल पे ई कॉमर्स का क्या मतलब है। ओके, और मैं ये कहानी बहुत सुनाता हूं। मुझे याद है जब मोहम्मद ईसा ऑफिस आए थे और मुझे बताते थे कि तुम जानते हो कि ई कॉमर्स और नेट कितनी कमाल की चीज है, और मैं कहता था हाँ, या क्योंकि मैं सिर्फ एक तरीके से नेटवर्क बिल्ड करना जानता था, वन ऑन वन। मैं सिर्फ वन ऑन वन बिल्ड करना जानता हूं। साथ बैठें, अपने ग्रुप को ट्रेन करें, घर में मीटिंग रखें और भी सारी चीजें। और मैं कहता था कि ठीक है, चलता होगा, करता होगा। लेकिन बहुत जल्दी मुझे यह एहसास होने लगा कि ये ई कॉमर्स की वजह से ही ईसा ने बहुत जल्दी ही अपना बिजनेस स्वीडन में बिल्ड कर लिया है। उन्होंने सिर्फ वहां बिजनेस ओपन ही नहीं किया, बल्कि वहां बिजनेस बढ़ाया भी है। वो मेरे ऑफिस आते थे और कहते थे, देखो जो स्वीडन, देखो जो अलाबामा, देखो जो स्विट्जरलैंड। और मैं सोचता था, वाह, उसने मुझे इस चीज में गलत साबित कर दिया है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप इसे ई कॉमर्स से बिल्ड कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने लीडर्स के साथ ही बिल्ड करनी होगी। सो एनीवे, आज रात में इसी बात पे चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड करते हैं। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने पड़ोस में ही बिल्ड नहीं करना चाहते। ये वहां से शुरू जरूर होती है। ये आपके दोस्तों से, आपके परिवार से, आपके ऑफिस के साथियों से शुरू होती है। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से बिल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये उन देशों में भी बिल्ड हो रही है जहां शायद आप कभी गए ही नहीं। ओके, सो मैं इसी बारे में बात कर रहा था जब मैं कह रहा था कि आपकी फाउंडेशन ये तय करेगी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने अच्छे लीडर बनते हैं, क्योंकि सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक लीडर चाहिए होता है। सो हम आज फाउंडेशन बिल्डिंग पे बात करेंगे। आप कुछ भी करने से पहले आपको अपने फाउंडेशन के बारे में सोचना चाहिए, उस बारे में बात करनी चाहिए। कई बार मैंने देखा है, लोग मेरे ऑफिस आते हैं और लोग कहते हैं, मुझे यहाँ बिल्ड करना है, मुझे वहां बिल्ड करना है, मैं इस देश में जाऊंगा, मैं उस देश में जाऊंगा। और मैं कहता हूँ, रुको रुको रुको, क्या आपने इस बिजनेस को प्रेजेंट करने की ट्रेनिंग ली है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां पे कैसे प्रेजेंट करना है? वो कहते हैं, नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, नहीं, रुको। जैसे कि कुना ने बहुत अच्छे से बताया कि मैं एक ही समय पर कई जगहों पर नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि मैं इतना मोटा हूं कि मैं कई जगहों पर एक साथ हो सकता हूं, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूं। सो हम फाउंडेशन बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। और मेरे लिए जो सबसे बेहतरीन फाउंडेशन है इस बिजनेस में, वो है आप सारे लोग। आपको यहां से अपने अंदर से शुरुआत करनी होगी, खुद से शुरुआत करनी होगी। आपको यह समझना होगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे कीमती ईंट होंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको खुद को एजुकेट करना है, खुद को शिक्षित करना है। सीखिए, आप जो कुछ भी सीख सकें सीखिए इस इंडस्ट्री के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि इंडस्ट्री कितनी पुरानी है, कितनी मजेदार है, दुनिया को बदल देने वाली इंडस्ट्री है ये। इसने कई लोगों की जिंदगियां बदली हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है। ये फ्री में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया का चेहरा बदला है। आपको कंपनी के बारे में जानना होगा।
मैं इस बारे में अभी विस्तार से बात नहीं करूंगा, इस बारे में आगे बात करेंगे अपने अगले मॉड्यूल्स में। जितना हो सके अपने कंपनी को जानिए, गोल्ड क्वेस्ट को जानिए, इसके अपकमिंग इवेंट्स के बारे में जानिए, इसके आर्टिकल्स पढ़िए, सब जानिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप वेब से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वेब पेज पे सब कुछ अवेलेबल है। सो जो भी हो रहा है कंपनी में उससे अवगत रहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। फिर आता है प्लान। आपको अपने प्लान के बारे में सब जानना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि कितना पैसा दे सकता है अगर आप ये सब करो तो, बल्कि सब कुछ, जैसे बाइनरी क्या है, ये प्लान क्या है, हम फॉलो क्या करते हैं, वो प्लान कौन सा है, दूसरों के प्लान्स जानिए, इसके क्या फायदे हैं, ये यूनिलेवल या मैट्रिक्स प्लान से अलग कैसे है। ऐसे बहुत से प्लान हैं, ऑलराइट। और जितना आप दूसरे प्लान्स के बारे में जानेंगे उतना ही आप अपने बाइनरी के फायदों को समझ पाएंगे। इसलिए ये आज के समय पे पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है। मेरे पास अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है इस पे बात करने का, लेकिन मुझे आए दिन बहुत से लोग के ईमेल्स आती हैं कि ओह तुमने ये कंपनी देखी, तुम्हें ये देखना चाहिए, तुम्हें प्लान देखना चाहिए। जितने भी प्लान्स मैंने इन 5-6 महीनों में देखे हैं, 5-6 कंपनियों के, उनमें से किसी को बाइनरी के अलावा कोई और प्लान चुनते नहीं देखा है, सबका बाइनरी है। जब आप बाहर जाते हैं तब आप ये देखते हैं कि बाइनरी का इतिहास हमेशा से अच्छा नहीं था, और मैं इसे समझाना चाहूंगा। अगर आपको कोई बिजनेस अच्छे से करना है तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना होगा, है ना। आप में से कितनों के पास ऑब्जेक्शन आए थे जब आप लोगों ने बिजनेस शुरू किया था? क्या आपने एकदम से शुरुआत कर दी थी? और ये उस इंसान की योग्यता थी या उन लोगों की योग्यता थी जिन्होंने आपको सारे सवालों के जवाब दिए, जिन्हें आपको आपके डिसीजन लेने में मदद की कि हे ये एक सीरियस बिजनेस है और इसे मैं कर सकता हूं। नाउ बहुत बार आपको ऐसा लगेगा, ऐसे लोग मिलेंगे जो बाइनरी के बारे में आपसे ऑब्जेक्शन करेंगे, ओके। और बाइनरी को कुछ लोग इसलिए बुरा मानते हैं और ये इलीगल है, बाइनरी वाली कंपनीज कभी नहीं चलती। हाँ, ये बात अलग है कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो ये कभी नहीं कहते कि जो कंपनीज दूसरे प्लान्स पे चलती है उनमें से भी बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई हैं। ये सिर्फ बाइनरी में ही होता है, लोग इस बारे में कभी बात नहीं करते। इसके पीछे का जो कारण है, मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से बाइनरी का नाम मार्केट में कई बार खराब हो जाता है, और मुझे ये कहते खुशी हो रही है कि ये अब बदल रहा है, क्योंकि बहुत सी कंपनी बाइनरी में सफलता पा रही है, जैसे कि गोल्ड क्वेस्ट। तो मेरे ख्याल से जो इसके पीछे का कारण है, जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आप भी आगे दूसरों को इस बारे में बता सकें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अपनी हेल्प कर सकें, वो ये है कि बाइनरी बहुत शक्तिशाली है, बहुत मजबूत है, ओके। ये एक कारण है बाइनरी का नाम खराब होने में। लेकिन मैं ये यहां कहना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने लोगों को लूटा है और वो बाइनरी यूज नहीं करते थे। तो ऐसा सिर्फ बाइनरी में ही नहीं होता है, ये अब ऐसा होता है क्योंकि बाइनरी बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। और जो दूसरी चीजें मैंने नोटिस की है वो ये है कि जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूं। बहुत सी किताबें डायरेक्ट सेलिंग पे, MLM पे, रेफरल मॉडल पे, तो मैंने पढ़ना शुरू किया और ये जानना शुरू किया कि बहुत सी बुक्स जिनमें ये बताया होता है कि आपको कौन सा प्रोग्राम चूज करना चाहिए, कौन सा प्लान चूज करना चाहिए, कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए। और मैंने पाया कि इनमें से बहुत में बाइनरी का जिक्र भी नहीं था, उनमें से बहुत की लिस्ट में बाइनरी था भी नहीं, क्योंकि ये बहुत बहुत नया है। बाइनरी अभी बहुत नया है ना। जितनी भी वैध कंपनीज हैं जिन्होंने बाइनरी को यूज करने का सोचा, मैं खुद उनमें से 4 वैध कंपनी को जानता हूं। उन कंपनीज के पीछे जो लोग हैं जो सच्चा बिजनेस करना जानते हैं, जो सच्चा बिजनेस करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बाइनरी उनके लिए बहुत नया था, तो वो एक सिस्टम लेके आए जो ठीक से काम नहीं किया। कुछ ने बहुत ज्यादा पे कर दिया तो कुछ ने बहुत कम। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब? काम नहीं कर पाए वो लोग, और बहुत सी कंपनियां इस वजह से बंद हो गई। तो इन चीजों ने ही बाइनरी को एक बुरा नाम दिया। लेकिन अब आज के समय में बहुत सी कंपनीज जिनमें से गोल्ड क्वेस्ट बेस्ट कंपनी है, वो सारे बाइनरी का यूज कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, अब नई कंपनीज भी बाइनरी का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ही देखा है कि जो पुरानी कंपनीज पहले से बाइनरी का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि गोल्ड क्वेस्ट, वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। आप लोगों ने देखा ये चीज सीखने में मदद करते हैं।
जैसे मैंने अभी आपको सिर्फ बाइनरी में और दूसरे प्लान्स में फर्क समझाया है, और क्यों बाइनरी का नाम खराब हुआ, ये बाइनरी कैसे आया, और ये सारी बातें, इन सबसे मदद मिलती है हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। मैं आप सबको बता दूं, इससे बड़ा डिमोटिवेशन और कुछ नहीं होगा अगर कोई लीडर ही अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से ना जानता हो। मैं यहां लीडर शब्द पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो बिजनेस के बारे में नहीं जानता तो उसे लीडर कहलाने का कोई हक नहीं है, या वो खुद को एक लीडर नहीं कह सकता है। क्या ये डिमोटिवेटिंग नहीं है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नए नए होते हैं, काफी एक्साइटेड होते हैं, और आप अपने लीडर के पास आते हैं या जिसने आपको रेफर किया उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि ये मैक्स आउट का मतलब क्या होता है, ये साइकिल क्या होता है, और अगर सामने से ये जवाब आए कि मुझे नहीं पता, जाके वेब पेज पे चेक कर लो, और आप फिर पूछें कि एक दिन में कितने साइकिल्स कर सकते हैं, और वो बोले मुझे नहीं पता, क्या आप ऐसे लीडर से मोटिवेटेड होंगे? और इसका ठीक उल्टा, ये बहुत मोटिवेटिंग होता है जब आपके लीडर आपकी टीम को पूरी नॉलेज के साथ लीड करता है। मेरा मतलब, आप कुछ भी पूछिए और उसे पता होता है। जैसा कि मैंने पहले रंजीत के बारे में बताया था, उसी तरीके से मोहम्मद ईसा और टोनी भी, मैंने इनके ऑफिस में बैठा, इन्हें काम करते हुए देखा। जब इनके पास नए कस्टमर्स आते हैं, नए लीडर्स आते हैं, और जब ये डिस्कशन करते हैं कि ये क्या है, कैसे है, और वो वहां होते हैं, एक एक करके सारे सवालों के जवाब देते हैं, और ये ऑफिस से पूरे जोश से निकलते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो इनके भरोसे हैं, क्योंकि इनको पता है कुछ लोग हैं जो इन पे रिलाई करते हैं, और इनको ये भी पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पे ये रिलाई कर सकते हैं। अब मैं पूछता हूं कि आप किस तरह के लीडर हैं? क्या आप ऐसे लीडर हैं जिस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन निर्भर करना चाहती है, या आप ऐसे लीडर हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन दूर भागती है? संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान से ही इंसान बुद्धिमान बनता है। जितना ज्यादा ज्ञान आपके पास होगा, उतने ही बुद्धिमान आप बनेंगे। मैं रंजीत के साथ बहुत ही दिलचस्प बातचीत कर रहा था जब हम कुछ फाइनलाइज कर रहे थे और कुछ एडिटिंग का काम चल रहा था। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है। I mean, जैसे मैं अपने ग्रुप के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, और वो कहते हैं कि सब कुछ आपके कल्पना पे निर्भर करता है। और मैंने कहा वाह, कितनी सही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। मेरा मतलब, लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि आपकी कल्पना क्या क्या कर सकती है। क्या आप सोच सकते हैं? एक बार सोच के देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास कैसी कल्पना शक्ति रही होगी, जिसने परमाणुओं को तोड़ने का सोचा। मेरा मतलब, कैसे अविश्वसनीय। मैं हमेशा इस बारे में सोचता था, वो सबसे पहले इंसान कौन होंगे जिन्होंने मीट पकाने का सोचा, या फिर कोई सब्जी पकाने की सोची। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्या हुआ होगा जिससे किसी ने गन पाउडर बनाया, किसी ने क्या सोच के एरोप्लेन बनाया? उनकी कल्पना शक्ति कैसी रही होगी? आपको कल्पना करनी ही पड़ेगी, आपको ही सीखना पड़ेगा। आप इसकी शक्ति को भूल नहीं सकते। आप में से कितने लोग यहां हैं जो अपनी आज से 2 साल बाद की अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना कर सकते हैं? अब यही कल्पना से धीरे धीरे ये आपका विजन बन जाएगा, और जब आपके पास एक विजन होगा तो आप में कुछ ज्यादा सीखने की चाह बढ़ेगी, कुछ पाने की चाह बढ़ेगी कि आप कैसे उस विजन की तरफ जा सकते हैं, और उसी की खोज में आपका ज्ञान बढ़ना शुरू होता है। और अब आपका विजन और आपकी नॉलेज एक साथ मिलके ही आपका विजडम तैयार करती है। ये एक पूरे प्रोसेस की तरह काम करता है। इमेजिनेशन से शुरू होकर विजन की तरफ से जाना, और फिर नॉलेज लेने के बाद विजडम की प्राप्ति करना। हर उस टैलेंट को, स्किल को इस्तेमाल करिए जो ऊपर वाले ने आपको दिया है। नॉलेज और विजडम के सोर्सेस की तरफ जाइए। जैसे जब आप बिजनेस में नए होते हैं तो आप अपने लीडर्स के पास जाते हैं। सबसे बेहतरीन चीजों में से एक जो गोल्ड क्वेस्ट फॉलो करता है। ओके, देखिए, ये मैटर नहीं करता कि कोई आपका डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। जब आपके लेफ्ट में 5 और राइट में 5 होते हैं, क्या तब ये मैटर करता है कि कौन आपका डायरेक्ट है और कौन आपका इनडायरेक्ट? आपको इन सबका सेम पे आउट मिलता है, राइट? और दूसरे शब्दों में, अगर आप इस प्लान को अच्छे से समझेंगे, तब जानेंगे कि अगर आप किसी भी, कहीं भी, अगर आप 200 पीढ़ियां नीचे भी हैं, मान लीजिए कि मैं रंजीत की ऑर्गेनाइजेशन में हूं, और रंजीत और मेरे बीच में 200 लोग हैं। ओके, जैसे इसने इसको रेफर किया, फिर इसने इसको रेफर किया, फिर इसने इसको रेफर करा। आप समझ रहे हैं?
तो 200 लोग हैं मेरे और रंजीत के बीच में, और मैं किसी ऐसे इंसान की हेल्प चाहता हूं जो मुझे बिजनेस के बारे में और अच्छे से बताए, मुझे आगे ग्रो करने में मदद करे। क्या रंजीत मुझे मदद नहीं करेंगे? करेंगे, राइट? क्यों? अगर वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में मेरी मदद करेंगे तो इससे उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्ड होगी। आपके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल के लीडर तक पहुंचने का पूरा अधिकार है। ऐसा कभी मत सोचिए कि जिसने आपको बिजनेस में रेफर किया है बस वही आपका लीडर है, क्योंकि उसे भी उसके लीडर ने मदद करी है। तो ऐसे लोगों के साथ अपना वक्त गुजारिए, उन्हें बताइए कि आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं, आप सीखने के लिए तैयार हैं। आपके नॉलेज और विजडम का जो दूसरा सोर्स है वो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नीचे के लीडर्स। मैंने ये बहुत बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं कि तुम मेरे ऑर्गेनाइजेशन से हो, तुम्हारा लीडर मैं हूं। ऐसा करना आपकी ईगो को दर्शाता है। जब मैं कस्टमर था, ऐसे बहुत से लोग हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो मुझसे नीचे हैं। मेरा मतलब है कि पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा उनके साथ बिताया हुआ वक्त और उनसे सीखी हुई चीजों की ही देन है। और ये सिर्फ मुझे मेरे लीडर से ही नहीं मिली जो मेरे ऊपर थे, बल्कि उनसे भी मिली जो मेरे नीचे थे। आपके पास ऐसे बहुत से लोग आपके नीचे होंगे जो एक लीडर होंगे। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे आप उनके साथ वक्त बिता सकते हैं। टीम वर्क का काम करिए। इन्हीं दिनों में से किसी एक दिन मिस्टर रैंक एक सेमिनार लेंगे जो पूरी तरह से स्ट्रैटेजीज पे और टीम बिल्डिंग पे फोकस्ड होगा। उदाहरण के तौर पे पिछली रात मेरे ऑफिस में एक आदमी थे जो कह रहे थे कि मैं 1500 से स्टार्ट करना चाहूंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, सिर्फ 2 या 3 से ही स्टार्ट करो। आप लोग यहां ये कहेंगे कि क्या हमें बिजनेस नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स हमें बिजनेस चाहिए, लेकिन 15 हेडर को बिल्ड करने के लिए आपको 16 लेग बिल्ड करने होंगे, राइट? क्या ये आसान है? हाँ, हो सकता है आप धीरे धीरे 1 या 2 साल में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं। इसलिए मैंने उसे 2-3 का ही बोला। पहले एक लेफ्ट में बिल्ड करिए और एक राइट में। लेकिन मैं बहुत से ट्रैकिंग सेंटर से ऐड करना चाहता हूं। हाँ, आप कर सकते हैं, आप नीचे जाके कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि ऐसी बहुत सी स्ट्रैटेजीज है जिससे आप टीम बिल्ड कर सकते हैं। कंपनी के बारे में जानिए, प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, वेब पेज के बारे में जानिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारी जो आपको जानना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो आप कंपनी से ले सकते हैं, जैसे वीडियो टेप्स, डीवीडीज, ऑडियो टेप्स। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ऑफ कोर्स 10 साल और 40 किलोग्राम पहले, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम मनीला ट्रैफिक के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि वो किडनैपिंग के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। हाँ, बट उससे कई साल पहले वो ट्रैफिक के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। और मैं अपना बहुत सारा वक्त अपने कार में बिताया करता था। मैं कार में ही बैठ के ट्रेडिंग्स किया करता था। मैं कार में ही टेप सुना करता था। मैं जो भी 1 या 2 घंटे कार में बिताता था वो मेरा पूरा ट्रेनिंग में जाता था। मैं अपने किसी डाउनलाइन के साथ कार में बैठ जाता था और कहता था कि चलो तुम्हारी टीम के साथ कोई ट्रेनिंग करते हैं। जब तक हम कार में होते थे हम बैठ के बात किया करते थे, ट्रेनिंग के बारे में बात किया करते थे, ट्रेनिंग किया करते थे। अपने टाइम को यूज करना सीखिए। अपने नॉलेज को सिर्फ अवेलेबल मटेरियल तक ही सीमित मत रखिए। आपको बहुत से नॉलेज मटेरियल्स मिल जाएंगे। जैसा मैंने पहले कहा, जो ज्ञान एक बिजनेस में काम आता है वो बाकी बिजनेस में भी काम आता है। आपकी नॉलेज अगर एक जगह आपको फायदा दे रही है तो वो दूसरी जगह भी आपको फायदा देगी। तो अपने आप को सिर्फ हम तक, मेरा मतलब मैं, विजय, पैट्रिक, मिस्टर रैक, मिस्टर बिस्मार्क तक ही सीमित मत रखिए, क्योंकि हम भी किसी और से सीखते हैं। बुक्स बहुत 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 जरूरी हैं। ज्ञान का भंडार होती हैं बुक्स। जब मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की थी तो उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं बुक्स खरीद सकूं। जैसा आप सबको पता है कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में था पहले, और बिजनेस अच्छा चल रहा था। मैं उस समय अपने शिखर पे था। कुछ चीजें बिगड़ी और मैं और मेरे पार्टनर अलग हो गए। तो बात कुछ ऐसी हुई कि मेरे पास कुछ नहीं बचा और मैं कर्जे में आ गया। और मैं इसी तरीके से फिर इस बिजनेस में आया। और मैं पहले इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, परेशान था, लेकिन अब मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि अगर मैं उस सिचुएशन में नहीं होता तो मैं आज इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं होता, इसके बारे में नहीं जान रहा होता। मैं जानता था ऊपर वाला बहुत बहुत रहस्यमय तरीके से काम करता है। मैं इस इंडस्ट्री के बारे में तभी जान पाया जब मेरी लाइफ में वो घटना घटी। एनीवेज, मैं जानता था कि मुझे इस बिजनेस में पहले एजुकेशन लेनी होगी, कुछ भी करने से पहले। तो मैं क्या करता था कि मैं हमारे यहां जो बुक स्टोर्स होती हैं वहां जाके बुक्स पढ़ता था, क्योंकि मेरे पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं होते थे। मैं अपने शॉर्ट्स में और काफी कंफर्टेबल होकर जाता था उन स्टोर्स पे, और वहां जाके बुक्स निकाल के घंटों पढ़ा करता था।
इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में जितनी नॉलेज ले सकता था मैं लेता था। फिर मैं उन बुक्स को छुपा दिया करता था बाकी बुक्स के पीछे, जिससे कि वो कोई और खरीद के ना ले जा सके। फिर मैं लंच ब्रेक के बाद, सीरियसली मैं लंच ब्रेक के बाद आता था और आके फिर वो बुक वहीं से कंटिन्यू करता था। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं लंच करने के बाद वही बुक स्टार्ट करता था जो मैं छोड़ के गया था, और मैं कहता था कि हाँ ठीक है, मैं पब्लिक रीडिंग कर रहा हूं, प्राइवेट नहीं। ऐसा करना तो अलाउड है। अब आता है कंपनी मीटिंग्स। आप कैसे सीखेंगे कि बिजनेस को प्रेजेंट कैसे करना है? आपको उन लोगों से सीखना होगा जो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, राइट? मैं हर उस मीटिंग में जाता था जहां कंपनी को प्रेजेंट किया जाता था, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीख सकूं। मैं बैठ के सबके प्रेजेंटेशन देखा करता था, क्योंकि सबका बिजनेस को प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई इसे किसी और तरीके से दिखाता है, कोई इसे किसी और तरीके से दिखाता है, और मैं सोचता था कि शायद ये तरीका मेरे लिए ठीक है, शायद दूसरा तरीका मेरे लिए ठीक है, और इसी तरीके से मैंने खुद की प्रेजेंटेशन बनाई। मैं इस बारे में पहले भी बात कर रहा था कि आपको इस बिजनेस में एक स्किल जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और दूसरी एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए। और ये आपको सबसे पहले सीखनी चाहिए, और इसे सीखना का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों को करते हुए देख के। कंपनी की मीटिंग्स में जाइए, उसका यूज करिए। ये हमेशा याद रखिए कि आप एक डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतना ही ज्यादा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेट कर पाएंगे, अपने लीडर्स को बता पाएंगे और अपने आने वाले लीडर्स को पास ऑन कर पाएंगे। अगर आप कुछ नहीं जानेंगे तो आप कुछ भी पास ऑन नहीं कर पाएंगे। ये इतना ही सिंपल है। मुझे नहीं पता कि इसे और सिंपल तरीके से कैसे समझाऊं। अगर आप जेरोक्स मशीन का इस्तेमाल करते हैं और आपको उसमें से कुछ प्रिंट करना होता है, तो आप उसके आउटर प्लेट पे क्या एक खाली शीट रखेंगे? नहीं ना। आप उस पे एक शीट रखेंगे जिसमें कुछ लिखा हो, जो कॉपी हो सके। आपको याद है मैंने कहा था कि आपका नेटवर्क आपसे ही शुरू होता है। आप ही वो हैं जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, जिसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉपी करेगी। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप सब कॉपी करने लायक हैं? क्या आप शीशे के सामने खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मैं अपने जैसे 2-3 लोग और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहता हूं? कुछ लोग हाँ कह रहे हैं और कुछ लोग ना कह रहे हैं। मैं यहां किसी को नाराज करने के भाव से नहीं आया हूं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास वक्त कम है, तो बेहतर होगा कि मैं सच बोलूं। मैंने आप सबकी परमिशन ली थी, आप लोगों को याद है? जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आप में उतना ही कॉन्फिडेंस देख पाएगी। मैं ये पॉइंट फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि आप नॉलेज और विजडम अब सिर्फ अपने लिए ही नहीं लेंगे, बल्कि अब आप अपने लोगों के लिए लेंगे। क्योंकि ये बात मान लीजिए कि अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होनी बहुत जरूरी है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अगला बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो है कि आपको अपना होम ऑफिस तैयार करना होगा। आपको ये बिजनेस करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको इसके लिए एक बड़े से बिल्डिंग में बड़े से प्लॉट पे एक ऑफिस रेंट करने की जरूरत है। आपको ये सब करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हम यहां पे एक वेब पेज को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने अपने वेब पेज को देखा है जो नया डिजाइन हुआ है? क्या ये पहले वाले से बढ़िया नहीं है? तो बस हम डिजाइन ही तो कर रहे हैं। आपको अपना बिजनेस करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ अपने वेब पेज पे ही कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका एक होम ऑफिस होना बहुत जरूरी है। दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो आपको ट्रेडिशनल वे में ऑफिस होना जरूरी नहीं है। मैंने दूसरे बिजनेस में भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने घर से ही बिल्ड करी है। इस बिजनेस में जो आपका सच्चा कैपिटल है वो है टाइम। क्या ये $450 ही आपका कैपिटल है? बताइए। मैंने सिर्फ 1 या 2 लोगों को ना कहते हुए सुना है। इस बारे में थोड़ा सोचिए, हां या ना। क्या ये आपका कैपिटल है? नहीं है। आप सिर्फ एक कॉइन खरीद रहे हैं। आप यही तो कर रहे हैं, राइट? इस बिजनेस में आपका रियल कैपिटल क्या है? टाइम। टाइम है आपका रियल कैपिटल। अब मान लीजिए कि मुझे एक कंप्यूटर शॉप ओपन करनी है। मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर शॉप ओपन करूं और मेरे बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे थे, मान लीजिए 10,000 रिंगिट, वो सब लगा के मैंने अपनी कंप्यूटर की शॉप ओपन करी है। और मान लेते हैं किसी रीजन की वजह से वो कंप्यूटर शॉप फेल हो जाती है, चल नहीं पाती है। मैं उसे फेल करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जितने पैसे थे मैंने सब लगा दिए थे। अगर बिल गेट्स की बात करूं, अगर उन्हें कोई नई कंपनी ओपन करनी है, नया कंप्यूटर शॉप ओपन करना है, तो अगर वो
शॉप बंद भी हो जाए तो क्या वो उसे कंगाल बना देगा? नहीं, राइट? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो ये नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा कैपिटल है। मैं यहां पे उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो ये बिजनेस पार्ट टाइम कर रहे हैं। आप में से कितने लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं? आप में से बहुत से लोग हैं फिर तो। और आप में से कितने लोग इसे फुल टाइम करते हैं? आप भी बहुत हैं, बधाई हो। आप में से बहुत लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं। तो जब आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करते हैं तो जैसा मैंने अभी बताया कि हम कैपिटल बेस्ड बिजनेस में हैं जहां पे टाइम आपका कैपिटल है, तो अगर आपका या आपके पास सिर्फ 1 या 2 घंटे ही इस बिजनेस को इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो आपको सिर्फ वो 1-2 घंटे वेस्ट नहीं करने चाहिए। अगर आपके पास पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे हैं तो आपको वो 2 घंटे वेस्ट नहीं करने चाहिए। टाइम आपका यहां पे रियल कैपिटल है। यहां इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आप ये बिजनेस फुल टाइम कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, या अगर आप इसको 8 या 10 घंटे दे रहे हैं तो आपके पास बहुत टाइम है वेस्ट करने को। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन हां, आप ज्यादा गलतियां करने का जोखिम उठा सकते हैं क्योंकि आप इस बिजनेस में ज्यादा वक्त दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करेंगे। याद रखिए, ये मेरे पास अभी पावर पॉइंट में नहीं है क्योंकि आप इसे नोट करना चाहेंगे कि इस बिजनेस का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फायदा यह है कि इस बिजनेस में आपका कोई बॉस नहीं होता है। राइट? यहां कोई प्रेशर नहीं है, किसी बॉस का कोई प्रेशर नहीं है। आप सिर्फ एक प्रेशर फील करते हैं, वो है वो प्रेशर जो आप खुद पे डालते हैं। और इस बिजनेस की सबसे बुरी बात भी यही है कि आपका यहां कोई बॉस नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बॉसेस इतने बुरे भी नहीं होते वैसे, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो हमें पुश करते हैं हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी तक। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि हाँ मैं ये बिजनेस फुल टाइम करता हूं, लेकिन जब आप उनका शेड्यूल पूछो तो पाएंगे कि वो 12 बजे सो के उठते हैं, फिर अपना लंच 2:30 बजे तक करते हैं, और उन्हें अपना लंच 2:30 बजे तक फिनिश करना ही होता है क्योंकि 3 बजे से उनकी मूवी का शो होता है। फिर वो वहां से 5 बजे निकलते हैं और सोचते हैं कि थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, और वो भी वो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि उनको जल्दी से वो काम निपटाना होता है और फिर से दूसरा शो देखना होता है। और फिर वो जल्दी दूसरा दोस्त शो देख के निकलते हैं और फिर जल्दी में होते हैं क्योंकि उनको 11 बजे डिस्को भी पहुंचना होता है। फिर वो कहते हैं कि हाँ मैं काम करता हूं, मैं गोल्ड क्वेस्ट फुल टाइम कर रहा हूं। ये बात हमेशा याद रखिए, इस बिजनेस में आपका रियल कैपिटल आपका टाइम है। अगर आप ये पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको इसे और संभाल के रखना होगा, और इस बात का ख्याल रखें कि आप इसे वेस्ट नहीं कर सकते। और इसी टाइम को अच्छे से मैनेज करने का एक तरीका है अपने घर में एक ऑफिस बनाना। आपको खुद को संगठित करना होगा जिससे कि आप अपना काम कम समय में कर सकें। अब खुद को संगठित करने के लिए आपको अपने घर के ऑफिस में वो सारी चीजें रखनी होगी जो इस कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए रखनी चाहिए, जैसे कंपनी के ब्रोशर्स, बुक्स, प्रोफाइल्स, न्यूज़पेपर और भी बहुत सारी चीजें। और आपके पास इनका पूरा कलेक्शन होना चाहिए, पूरा स्टेक होना चाहिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ एक होगा और अगर प्रेजेंटेशन के बाद कोई कहता है कि क्या मुझे एक ब्राउचर मिल सकता है जिससे कि मैं अपनी फैमिली को दिखा सकूं, तो आपको फिर सीधा ऑफिस जाना पड़ेगा उसके लिए। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मनीला में मुझे मेरे घर से ऑफिस जाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं क्योंकि वहां ट्रैफिक का बहुत हाल बुरा है। और यहां हो सकता है कि सिर्फ आपको 1 घंटे या 45 मिनट्स या मे बी 30 मिनट्स लगते हों, लेकिन आप इस 30 मिनट्स या 45 मिनट्स या 1 घंटे को वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, राइट? और इसी वजह से आपके घर में कंपनी के सारे मटेरियल्स अच्छे से होने चाहिए। आप जहां भी जाएं आपके पास वो होने चाहिए। आपके पास प्रोफाइल्स और डाउनलोड्स भी होने चाहिए। और आप ये वेबसाइट से ले सकते हैं क्योंकि वेबसाइट्स से आप कंपनी के साथ होने वाली चीजों से अवगत रहते हैं और आपको वहां सब कुछ अपडेटेड मिल जाता है। आपके पास अपनी जिनोलॉजी रिपोर्ट की फाइल होनी चाहिए। आप में से कितने लोग के पास जिनोलॉजी रिपोर्ट है? आप जानते हैं ये जरूरी है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ये कि ये आपके गोल सेटिंग में आपकी बहुत हेल्प करता है। दूसरा कि जब कभी आपसे कोई पूछे कि हे क्या ये बिजनेस काम करता है, तो आप उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन दिखा सकें कि देखो ये मेरी जिनोलॉजी है, ये देखो ये लोग जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूं उन्हें मैं ट्रेन करता हूं, और वो दूसरों को ट्रेन करते हैं और फिर वो दूसरों को ट्रेन करते हैं, और ऐसी मेरी ऑर्गेनाइजेशन आगे बिल्ड होती चली जाती है। ये रिपोर्ट इन्हीं चीजों के लिए होती है। आपके चेक्स, आपके पास आपकी चेक्स की फाइल होनी चाहिए।
ओ क्या आपने पैसे कमाए हैं इस बिजनेस में? ये बिजनेस का सबूत, ये देखो, ये मेरे चेक्स। ये बिजनेस सबूत पर निर्भर करता है, और यही कारण है कि आपके पास आपके चेक्स होने चाहिए, जिससे लोग को ये समझ आए कि ये बिजनेस काम करता है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब आपके पास चेक्स नहीं होंगे, ना आपके पास शायद कॉइन्स होंगे। तो आप अपने दोस्तों के चेक्स रखें, अपने लीडर्स के चेक्स रखें। कहने का मतलब, अगर आपके पास अभी खुद की सबूत नहीं है तो आप दूसरों के रखिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बुरा है कि हे जो तुमने अभी तक कितना कमाया? मैंने अभी तक कुछ नहीं कमाया, क्योंकि मैंने अभी 4 दिन पहले बिजनेस शुरू किया है। ओ हाँ, मैं जानता हूं ये बिजनेस काम नहीं करता और ये बहुत टाइम लगाता है। हे वेट वेट वेट, मैंने सिर्फ 1 हफ्ते पहले बिजनेस स्टार्ट किया और अपना पूरा वक्त मैंने ट्रेनिंग में गुजारा है। लेकिन हाँ, मेरे अंकल हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में रेफर किया है, वो हर हफ्ते $1500 का बिजनेस कर रहे हैं, और उन्हें ये बिजनेस करते हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं। सच में? हाँ, ये देखो उनके चेक्स। उनकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से दिखाई देती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास अपने सक्सेस के प्रूफ नहीं है तो आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। और आपको ये बात अपने लीडर से करनी चाहिए, या उनसे जो आपके भावी लीडर्स हैं। मैंने बहुत बार ये सुना है कि नहीं, अभी मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी मेरे कॉइन्स नहीं है, मेरे पास अभी चेक्स नहीं है। हमारा क्या, जब हम बिजनेस स्टार्ट किया था हमारे पास तो कॉइन्स नहीं हुआ करते थे। हमने कैसे लोगों को दिखाया कि बिजनेस जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिस पे रिलाई कर सकते हो? हमारे पास कोई कॉइन नहीं होता था। मेरे पास एक आदमी आए थे जिन्होंने मुझे कहा था मुझे बिजनेस करना है, मुझे कॉइन देखना है कैसा होता है। तो मैंने 1 रिंगिट का कॉइन निकाला और कहा कि ये देखो, कॉइन बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, बस वो सोने का होता है। हाँ, तो मैं अब ये हमेशा इस्तेमाल करता हूं। मैं जब भी मीटिंग्स में जाता हूं तो सबको लगता है कि मेरे पास कॉइन होगा, और सब मुझसे पूछते हैं कि हे जो, क्या तुम्हारे पास कॉइन है? मुझे एक बार कॉइन देखना है। तो मैं कहता हूं हाँ, ये देखो, ये रहा। तो वो कहते हैं नहीं, ये तो 1 रिंगिट का कॉइन है। मैं कहता हूं हाँ, मगर कॉइन तो है। फिर वो कहते हैं कि मैं गोल्ड क्वेस्ट के कॉइन की बात कर रहा हूं, मैं वो देखना चाहता हूं। फिर मैं उन्हें कहता हूं ये बिल्कुल वैसा ही है, बस सोने का नहीं है, ये गोल है, इसके 2 साइड्स हैं। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं? और आप इसे कैसे समझना चाहेंगे? ओके, लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेंगे अगर आपके पास बिजनेस कार्ड्स होंगे। आप बिना इसके बाहर नहीं जा सकते। सोचिए, आप कभी मैकडॉनल्ड्स जाएं और वहां किसी को आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं और वो आपको बोले कि अपना कार्ड दो या अपना नंबर दो, मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूं, और आप बोले कि मुझे नैपकिन देना, नैपकिन लिख के देता हूं। आप समझ रहे हैं? या आप ये कहें ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। क्या आप जानते हैं बिजनेस कार्ड क्या काम करता है? जब आप किसी को अपना बिजनेस कार्ड देते हैं तो पहली चीज जो उसे समझ आती है वो ये कि आप जो कर रहे हैं उस पर आपको गर्व है। मैंने इस पे अपना नाम, मैंने इस पे अपना स्टैंप डाला है, मुझे इस पे गर्व है, और मैं इसे इतना सीरियसली लेता हूं कि मैंने अपने कार्ड्स पे खुद इन्वेस्ट किया है। आप जब किसी को अपना कार्ड देते हैं तब आप इनसे ये सब कह रहे होते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि हे जो, तुम क्या काम करते हो? तो मैं कहता हूं मैं एक प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर हूं। मैं लोगों को सिखाता हूं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आप सबके पास आपके मोबाइल फोन्स भी होने चाहिए, या फिर बीपर्स, जहां पे जिसकी जरूरत पड़े। मैंने एक बार एक रिपोर्ट पढ़ी थी। पहले मैं मैन्युफैक्चरर हुआ करता था। मैं प्रोडक्टिविटी टेस्ट और प्रोडक्शन टेस्ट किया करता था, और मैंने एक बार ये रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें 10-10 लोगों के 2 ग्रुप थे जो एक समान ही शिक्षित थे और जिनका आईक्यू लेवल भी सेम ही था। दोनों ग्रुप्स को सेम टास्क दिया गया था। उन्हें एक हेडफोन लगाना है और बाहर से उनको बहुत शोर सुनाई दे रहा था, जैसे लाउड स्पीकर की आवाज, ट्रैफिक का शोर, कुत्तों की भौंकने की आवाज, लोगों के शोर की आवाज। एक ग्रुप को यह करना था, दूसरे ग्रुप को भी सेम टास्क दिया गया था, लेकिन उनके हेडफोन्स में एक छोटा सा बटन था जिससे वो स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते थे। नाउ ऑफ कोर्स रिजल्ट बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं थे। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा ग्रुप जीता होगा? हाँ, बिल्कुल सही, जिस ग्रुप के पास स्विच था उस ग्रुप ने ज्यादा स्कोर किया। इस चीज ने रिसर्चर्स को ज्यादा सरप्राइज नहीं किया। जो चीज सरप्राइज करने वाली थी वो ये थी कि इस ग्रुप में से किसी ने भी उस स्विच का इस्तेमाल नहीं किया था। हाँ, सच में। जब आपको पता होता है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है तो आप उसका ज्यादा फायदा और ज्यादा आराम से उसको यूज कर पाते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। किसी एक भी पार्टिसिपेंट ने स्विच का इस्तेमाल नहीं किया था। उनके पास भी सेम डिस्ट्रैक्शंस थे, सेम नॉइसेस थी, लेकिन उन्होंने बेटर परफॉर्म किया। जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नए लोग आए तो मैं उन्हें अपना बिजनेस कार्ड देता था, अपना घर का फोन नंबर देता था, और मैं उन्हें कहा करता था कि जब भी आप किसी क्लाइंट से मीटिंग के लिए जाओ
देखिए, मैं इससे पहले एक बिजनेस में था जो काफी टेक्निकल बिजनेस था। बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती थी। बहुत बहुत बार लोग क्लाइंट से मिलने से सिर्फ इसलिए कतराते थे कि वो डरते थे कि वो कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन ना कर लें, कुछ ऐसा पूछ लें जो उनको ना आता हो, या कोई मशीन टेस्टिंग में फेल ना हो जाए। तो उन्हें मैं अपना कार्ड देता था और कहता था कि अगर आप किसी से मिलने गए और उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, मेरे हैंडफोन पे मुझे आप एक कॉल कर दें, जिससे कि आप अपने सारे डाउट मुझसे पूछ लें। वो इस बात से इतने मोटिवेटेड थे कि वो अपना प्रेजेंटेशन दिखाने चले जाते थे, प्रोडक्ट डेमोज करने चले जाते थे। मुझे शायद ही कभी किसी ने कॉल किया होगा, हाँ सच बता रहा हूं, शायद ही कभी मुझे किसी ने कॉल किया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें यह पता था कि उनके लीडर का नंबर उनके पॉकेट में है, वो सिर्फ एक कॉल की दूरी पे है। ओके, ये बात हमेशा याद रखिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, और इस बात से वो खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। नाउ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पिलर है, हमने इस बारे में पहले भी बात करी है कि कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं जानता हूं बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये बात बहुत बहुत बार बोली जाती है। तो चलिए थोड़ा एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि विजन आपके लिए क्या कर सकता है। चलिए इससे अच्छे से समझने की कोशिश करें, थोड़ा गहराई में। विजन सच में क्या काम करता है? नंबर 1, ये आपकी दिशा को निर्धारित करता है। ओके, उदाहरण के तौर पर अगर कोई कुआलालंपुर में रहता है और उसे जौहर जाना है, तो वो कहां जाएगा, किधर जाएगा? रेफरेंस के लिए मान लेते हैं कि ये साउथ डायरेक्शन है। अगर आप जानते हैं कि आपको जौहर जाना है, तो आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे, राइट? विजन ना होना ऐसा है जैसे एक आदमी सुबह सोकर उठे और कहे कि मुझे कहीं जाना है, कहां पता नहीं। तो वो कैसे जान पाएगा कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है? उसे कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सी बस लेनी है? वो कैसे जान पाएगा कि वो किस वक्त तक वहां पहुंच पाएगा? और सबसे जरूरी बात, उसे कैसे पता चलेगा कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है? आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर उसे पता है कि उसे जौहर जाना है और उसे कौन सा रास्ता लेना है, और अगर वो कोई गलत बस ले ले, तो उसे पता है कि उसे सही बस कैसे लेनी है, और फिर वो बस लेके सही दिशा में जा सकता है। तो विजन ये काम करता है, ये आपको सही रास्ते पर रखता है। बहुत से लोग यही नहीं पता होता कि उन्हें जाना कहां है, उन्हें यह नहीं पता होता कि कब तक पहुंचना है, कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा रास्ता उन्हें सही जगह ले जाएगा। उन्हें नहीं पता होता कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये बात मैं जानता हूं क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के कई साल बिना किसी विजन के बिताए हैं, और मैं उसी तरफ चला जाता था जहां हर कोई जा रहा होता था। एक दिन जब मैं अपने एडवाइजर के साथ बैठा था, तो मुझे उस दिन उसने बताया कि मुझे अपनी जिंदगी में कहां होना चाहिए, और उसी वक्त से मेरी लाइफ सही दिशा में मुड़ने लगी। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि विजन ही आपकी दिशा निर्धारित करता है। मैं इसलिए हमेशा टाइगर वुड्स की बात करता हूं। वैसे मेरे फेवरेट आज भी माइकल जॉर्डन है, क्योंकि वो एक महान बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं टाइगर वुड्स की बात करता हूं क्योंकि वो एक महान गोल्फर हैं। उनका विजन था कि उन्हें दुनिया का बेहतरीन गोल्फर बनना है। उन्होंने स्विमिंग को नहीं चुना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उनके विजन की वजह से उन्होंने गोल्फ को अपने शुरुआती दिनों में चुना। बिल गेट्स का विजन था कि हर घर में एक कंप्यूटर पहुंचाए। उन्होंने किसी और इंडस्ट्री को नहीं चुना। अगर आपका विजन हर घर में एक कंप्यूटर पहुंचाने का है, तो आपको कंप्यूटर बिजनेस में होना होगा। सिंपल। यह आपकी दिशा निर्धारित करता है। और इसके अलावा जो एक और काम विजन करता है, वो ये है कि आप अंदर से हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। किसी और को आपके पास बैठ के कम ऑन जो, तुम कर सकते हो, तुम्हें ये करना चाहिए। मेरे पास एक विजन है, मैं जानता हूं कि मुझे कब कहां पहुंचना है, और इसके लिए मुझे कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। आप में से कितने लोग के पास विजन है? आप में से कितने लोग बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहते हैं? क्या आपको किसी इंसान की जरूरत है जो हर सुबह आपको उठने के लिए पुश करे? क्या किसी ने आप लोगों को यहां आने के लिए पुश किया है? तो विजन ये काम आपके लिए करके देता है, इंटरनल मोटिवेशन। और मेरी नजर में ये बेस्ट है। आप सिर्फ इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई आपके सर पे चढ़कर शोर मचा रहा है, बल्कि आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना विजन फुलफिल करना है। और ये सबसे बेहतरीन मोटिवेशन है। इसके अलावा जो विजन आपके लिए करता है, वो ये है कि विजन होने से आप अपनी बाधाओं को पार कर पाते हैं। जब आपके पास आपका विजन होता है, तो आप खुद को थोड़े बहुत दर्द में जाने से नहीं चुकते, राइट?
अगेन, जब मैं पेन की बात करता हूं तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो सब वो हो। ट्रैकिंग फील्ड में 400 मीटर डैश के लिए ट्रेन होना सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए डिजाइन नहीं है। आप सब माइकल जॉनसन को जानते होंगे, जिसने कई गोल्ड मेडल जीते हैं। उसने खुद को हर रोज 10 साल तक ट्रेन किया, क्योंकि उसके पास एक विजन था। उन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीतना था, सिर्फ एक दो नहीं, कई सारे, और सिर्फ 400 मीटर में नहीं, और भी बहुत सारे रेसेस में। आप सोचिए, आपके पास क्या ऐसा विजन है? क्या आप खुद को इस तरह के ट्रेनिंग से गुजार सकते हैं? आप उस दर्द से गुजरना चाहेंगे जब आप जानेंगे कि प्रोसेस एक का पार्ट है। किसी चीज का विजन होने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे एक बार बैठ के पूरा कर लेंगे, कि आप एक बार बैठेंगे और खत्म कर देंगे। ये करने के लिए आपको आपके इंटरेस्ट का होना, आपकी हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। आपको ये करने के लिए हिम्मत रखनी होगी। ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद ये करने से मुझे तकलीफ होगी। नहीं नहीं, आपको सिर्फ तकलीफ तब होगी जब आप ये अचीव नहीं कर पाएंगे। कायर मत बने। सपने देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। आप कितना आगे जाना चाहते हैं, आप कितना ऊंचा उड़ना चाहते हैं इस बिजनेस से। मैं हमेशा अपने लोगों को अपनी ट्रेनिंग में ये बताता हूं कि जब भी आप अपना गोल, अपना विजन सेट करते हैं, एक्चुअली मैं 50-50 रूल फॉलो करता हूं। अगर आपके गोल को अचीव करने का, हिट करने का 100% चांस है, तो ये बहुत कम है। ये बहुत कम है। मैं ऊंची छलांग मारना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं एक बार में 100 फुट से ऊंची छलांग लगाऊं। मेरा मतलब, अगर आपके 100% चांसेस हैं तो ये बहुत कम है। अगर आपको अपने गोल सेट करने हैं तो बड़े गोल सेट करिए, लेकिन इतने भी ऊंचे नहीं कि अगर आप 50% भी कर रहे हैं तो आप खुद को फेलियर महसूस कर रहे हैं। आपके पास खुद को 50% फेलियर का चांस होना चाहिए, लेकिन जब 50% आप अचीव कर रहे हैं तो वो भी आपके ओरिजिनल गोल से बड़े होने चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं अपने लिए ऐसे ही स्टैंडर्ड सेट करता हूं। अगर मैं खुद के लिए गोल सेट करता हूं तो बड़े करता हूं। मैं खुद को 50-50 रूल देता हूं, और इसमें टाइम लगता है। और खुद को गोल देने का या विजन बनाने का जो सबसे आसान तरीका है इस बिजनेस में या किसी भी और चीज में, वो है आप बैठ के सोचना होगा कि आपका कंपेलिंग रीजन क्या है। मैं गोल्ड क्वेस्ट क्यों कर रहा हूं? मैं क्यों गोल्ड क्वेस्ट का सपना पूरा कर रहा हूं? आपको उसे लिखना होगा। ऐसा क्या है जिसके लिए मुझ में बर्निंग डिजायर है, ये पता करिए। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं, ये आपके वर्क एथिक्स को सेट करेगा। ये आपका हमेशा दिशा निर्धारित करेगा। मेरी लिस्ट में मेरा पहला कंपेलिंग रीजन है। क्या आप लोग मेरा कंपेलिंग रीजन जानना चाहते हैं? मेरा पहला कंपेलिंग रीजन है कि मैं पूरी जिंदगी खुद को गरीब नहीं देख सकता। जब तक मैं जवान हूं तब तक मैं कड़ी मेहनत करना चाहता हूं। ओके, मैं बहुत ज्यादा जवान नहीं हूं, अब मैं 28 का ही हूं। मेरे मन में गरीबों के लिए कोई भेदभाव नहीं है, बस मुझे इस गरीबी से परेशानी है। आप समझ रहे हैं? मैं पैसों के बिना भी रह चुका हूं और पैसों के साथ भी रह चुका हूं, और मैं हमेशा पैसों के साथ रहना ही पसंद करूंगा। और मैं अभी आप लोगों के बारे में नहीं जानता कि आप लोग क्या सोचते हैं। मेरा दूसरा कंपेलिंग रीजन है कि मैं कर्जे में नहीं रहना चाहता। मैं एक बार कर्जे में रह चुका हूं और अब मैं कर्जे में कभी नहीं जाना चाहता। अगर आप $1 मिलियन एक महीने में कमाते हैं तो आप कभी भी कर्जे में नहीं रहेंगे। हाँ, जब तक आपका खर्चा $2 मिलियन पर महीने नहीं है तो। इसका भी अलग एक सेमिनार है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। कंपेलिंग रीजन नंबर 3, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि मैं एक शादीशुदा हूं और मेरे 5 बच्चे हैं। मेरी बीवी मेरी रानी है। मैं जानता हूं ये सुनने में थोड़ा पुराना लगता है, लेकिन वो है। मैं उसे रानियों की तरह रखता हूं, और एक रानी को किसी बात की चिंता नहीं होती है। जैसे बिल्स, कर्जे, हे भगवान आज रात खाने को मिलेगा कि नहीं। नहीं, राइट? रानी अपने राजा के द्वारा बनाए गए साम्राज्य का आनंद उठाती है, बस। मैं ऐसा सोचता हूं। जब हमारी शादी हुई थी तब मैंने अपनी पत्नी से यह वादा किया था कि मैं उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा, और एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना बहुत जरूरी है। मैं यहां ये नहीं कह रहा कि पैसे ही सब कुछ है। अगर आपको अच्छा हस्बैंड बनना है तो आपको उन्हें एक अच्छी लाइफ देनी पड़ेगी, लेकिन अच्छी लाइफ देने के लिए पैसा होना जरूरी है।
मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ अपनी जिंदगी को एंजॉय करे। सोचिए, आप अपनी वाइफ के साथ बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं और आप एक अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं अपनी वाइफ के साथ, और आप मेन्यू कार्ड देखते हैं, और आप सबसे पहले मेन्यू कार्ड में क्या देखते हैं? प्राइस, है ना? किसी का ध्यान खाने पे नहीं जाता, सबका ध्यान प्राइस पर रहता है। क्या आप ये नहीं चाहते कि आप अपनी वाइफ को कहें कि हनी जो तुम चाहो ऑर्डर करो? मुझे याद है जब मैं जाया करता था और मैं सिर्फ प्राइस देखता था और मैं खुद ही कहता था कि आज हमें कॉफ़ी ऑर्डर करना चाहिए। वो कहती थी नहीं मैं बहुत भूखी हूँ, तो मैं कहता था ठीक है तुम 2 कॉफ़ी पी लेना। क्या आप वो फीलिंग समझ पा रहे हैं? आप अपने वाइफ के साथ मॉल में घूम रहे हैं और आपकी वाइफ एक ड्रेस को देख के कहती है वाओ देखो ये कितनी खूबसूरत है, और आप कहते हैं कि नहीं ये अब ओल्ड फैशन हो गया है। वो आपको एक जूतों का पेयर दिखाती है और आप कहते हैं ना ये तुम्हारे स्टाइल को सूट नहीं करेगा। मैं भले इस बारे में अभी हंस रहा हूं, लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग भी इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। मैं अपनी वाइफ को हर वो खुशी देना चाहता हूं जिसकी वो काबिल है, और यही मुझे रातों में जगाए रखती है। मैं चाहता हूं कि मैं रेस्टोरेंट में जाऊं और मेन्यू कार्ड ओपन करके कहूं कि हनी तुम्हें जो ऑर्डर करना है करो, और मैं प्राइस लिस्ट ना देखूं। ये मेरा कंपेलिंग रीजन है। कंपेलिंग रीजन नंबर 4, मेरे 5 बच्चे हैं। मैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाना चाहता हूं, किसी अच्छी जगह पे, जैसे कोई बंगलो या कुछ भी जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सबके लिए कम से कम मैं $1 मिलियन छोड़ के जाऊं। आप अपने विजन, अपने गोल्स बड़े रखने चाहिए। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं कि नहीं? मैं बता रहा हूं, आप लोगों को ये चीजें मुझे जगाए रखती हैं। ये मेरा कंपेलिंग रीजन है। कंपेलिंग रीजन नंबर 5, मैं अपना खुद का घर खरीदना चाहता हूं। ये नहीं सोचना चाहता कि मैं इसी में रह लूंगा या मैं इतने में ही गुजारा कर लूंगा। मैं हफ्ते के 6 दिन गोल्फ खेलना चाहता हूं। ये मेरा बर्निंग डिजायर है। पर ऐसा करने के लिए आपको एक बेस तैयार करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पहचानिए, बैठ के सोचिए, मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं इस बिजनेस में क्या कर रहा हूं? मैं इस हफ्ते क्या करने वाला हूं? मेरा कंपेलिंग रीजन क्या है? क्या मैं यहां सिर्फ इसलिए हूं कि बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं ये भी कर रहा हूं? नहीं, आपके कंपेलिंग रीजंस क्या हैं? उन्हें लिखिए, लिस्ट बनाइए। अपने कंपेलिंग रीजंस एंड अपनी बर्निंग डिजायर को पेपर पे लिखिए। ये हमेशा याद रखिए कि जो विजन, जो गोल पेपर पे नहीं लिखा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक विशफुल थॉट होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये एक सिटिंग में नहीं हो पाएगा। ये एक पूरा प्रोसेस है, और हो सकता है कि कुछ महीनों में, कुछ साल में ये बदल जाए। ये बदल सकता है। फिलीपींस में मेरी एक कस्टमर हुआ करती थी। वो कहती थी कि जब मैंने एक हफ्ते में $800 कमाए तो मुझे लगा वाह यही तो मुझे चाहिए था। उसके बाद उसने 2000 कमाए, फिर वो खुशी के मारे पागल हो गई। उसके बाद उसने 4000 कमाने शुरू किए, तो वो आसमान की ऊंचाइयों पे थी। उसके बाद उसने 10, 11, 12 कमाना शुरू किया। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मुझे कोई बता रहा था कि वो $8000 हर हफ्ते कमा रही है। बहुत बार आपके रीजंस बदल जाते हैं, आपके गोल्स बदल जाते हैं, तो आपको हमेशा बैठना होगा और अपने गोल्स को बदलना होगा। अगर आप अच्छे वर्क एथिक्स के साथ काम करेंगे तो आप अपने गोल्स बढ़ा पाएंगे। जब आपका विजन आपके दिल में क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ आ जाए, तब आपका काम है बैठ के गोल सेट करना। अभी तक हमने सब अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन अब असली एक्शन की शुरुआत होती है। ओके, आपको याद है हम फाउंडेशन पे बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि बिजनेस को कैसे शुरू करना चाहिए, और आपके फाउंडेशन की शुरुआत आपसे होती है। खुद को बिल्ड करिए। बगैर आप खुद को बिल्ड किए किसी और को बिल्ड नहीं कर सकते। ऐसा सोचना भी गलत है, राइट? तो आपको गोल सेट करने होंगे। ओके, जो विजन है उसे अपना गोल बनाइए। जो विजन है उसी को आपका गोल बनाइए। विजन को गोल में बदलिए। अपने गोल्स को सेट करिए। मान लीजिए कि मुझे $10,000 कमाने हैं एक हफ्ते में। ये मेरा विजन है, और मुझे ये करने के लिए क्या करना होगा? मुझे किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगी? मुझे कितने साइकिल चाहिए होंगे? कितने स्टेप्स चाहिए होंगे? मुझे कितने लीडर्स चाहिए होंगे? कभी भी वॉल्यूम की बात मत करिए, सेल्स की बात मत करिए। मैं आपको एक हिंट देता हूं, ये इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, फिर भी बता देता हूं। अगर आप अपनी ड्रीम इनकम कमाना चाहते हैं तो कभी भी वॉल्यूम पे फोकस मत करिए, ना ही सेल्स पे आपको फोकस करना चाहिए। आपको अपने लीडरशिप बेस पे फोकस करना होगा।
अगर मुझे $1000 एक हफ्ते में कमाना है तो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लीडर्स चाहिए होंगे? अगर मुझे 5000 कमाने होंगे तो मेरी लीडरशिप बेस कैसी दिखेगी? अगर मुझे 10,000 कमाने हैं तो मेरी लीडरशिप कैसे दिखेगी? जो वॉल्यूम है आपका, जो इनकम है आपकी, वो आपके लीडरशिप का ही बाय प्रोडक्ट है। तो अभी तक हमने बहुत से टॉपिक्स पे बात की जिससे हम अपना बिजनेस अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। नंबर 1, बिजनेस का पूरा ज्ञान होना, अपना खुद का एक ऑफिस तैयार करना, अपने विजन के थ्रू अपने गोल्स तैयार करना। अब हम अपने इस मॉड्यूल के फाइनल पार्ट की तरफ चलेंगे। आप में से कुछ लोगों ने राहत की सांस ली होगी। आपकी फाउंडेशन का फाइनल पार्ट, ओके? आपको खुद को अपने लीडर को समर्पित करना होगा और सब कुछ सीखना होगा। और मैंने यहां पे समर्पित शब्द का उपयोग किया है। आपको किसी के पास जाना होगा और खुद को ट्रेन करना होगा। ट्रेनिंग आपको सिखाएगी कि आपको अपने गोल्स कैसे पूरे करने हैं और आपको अपने सपने कैसे देखने हैं। हमने ड्रीम्स की बात कर ली, गोल्स की बात भी कर ली। अब आपको जानना होगा कि इन्हें कैसे अचीव करना है, कि मुझे क्या करना होगा। ओके, मुझे एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी। इसमें भी ऐसी कौन सी चीजें हैं स्पेसिफिकली जो एक प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाती है। ओके, मैं जानता हूं कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल किया जाता है, बट इसमें भी कौन कौन से ऑब्जेक्शंस और कब स्पेसिफिकली, यही सब चीजें आप ट्रेनिंग में सीखेंगे। ये आपको ये सारी चीजें पहचानने में मदद करेगा। ये बिजनेस बहुत मजेदार और बहुत संतोषजनक हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो, मानसिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी, अगर आप जानते हैं कि कैसे करना है इसे। और मैं चाहता हूं कि इस लाइन को जितना अच्छे से हो सके समझें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर आप जानते हैं कि इसे अच्छे से कैसे करना है, मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगा। और इसके ठीक उल्टा, अगर आप ये नहीं जानेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं, जैसा कि बहुत से लोग के साथ होता है, ये वैसे ही है जैसे आप दीवार पे अपना सर मार रहे हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत में गलत तरीके से किया और तब तक किया जब तक उन्हें यह समझ नहीं आया कि उन्हें अब ट्रेनिंग की जरूरत है? आप में से कितने हैं? क्या ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है? क्या ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है कि जो काम आप करना चाह रहे हैं वो आप करना ही नहीं चाहते हैं या करना ही नहीं जानते हैं? मैं आपको आज ये बता दूं कि आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, आप इंटेलिजेंट बन सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप इन्फ्लुएंशियल बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से करना नहीं जानते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो इस बिजनेस में आते हैं और कहते हैं कि ओ, मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं चेयरमैन हूं, आप मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेंगे तो आप बहुत खुशकिस्मत होंगे। आई मीन, ऐसे कुछ लोग हैं दुनिया में कि मैं खुद ट्रेनिंग लेता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आप जानते हैं मैं इन लोगों से कैसे डील करता हूं। मैं उन्हें कहता हूं, श्योर सर, मैं जानता हूं कि आप अपने बिजनेस में बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन इस बिजनेस के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। आपको बहुत बार ऐसा करना पड़ेगा। आपको उन्हें समझाना होगा कि अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको इस बिजनेस में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेन होना पड़ेगा। अगर आप ट्रेनिंग लेना पसंद नहीं करेंगे तो मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ले सकता। मैं यहां ऐसे लोगों को नहीं चाहता जो हाईली क्वालिफाइड हों, मैं यहां ऐसे लोगों को चाहता हूं जो भूखे हों। मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जिनका कंपेलिंग रीजन हो, जिनमें बर्निंग डिजायर हो, जो कहें जो मुझे बताओ क्या करना है और कैसे करना है, क्या सीखना है, जिससे कि मैं वो अचीव कर सकूं जो मैं चाहता हूं। आप ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे, राइट? मैं भले ही ऐसे 2 लोगों के साथ ही काम करना पसंद करूंगा, मेरे पास ऐसे 2 लोग ही बेहतर हैं इससे कि मेरे पास 10 दूसरी इंडस्ट्री के चीफ हों जो खुद को ट्रेनिंग के लिए सबमिट करने से मना कर दें। मुझे वो 2 लोग चाहिए जो कहें, जो बताओ क्या करना है, मुझे बताओ क्या करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। आपको ऐसे 2-3 लोगों की ही जरूरत है बस। इस बात को एडमिट कीजिए कि आप इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते और इसकी ट्रेनिंग लीजिए। अब आप ट्रेनिंग्स कैसे लेंगे? सेमिनार अटेंड करिए। नॉलेज बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं यहां। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अपने लीडर्स के साथ समय बिताइए, उनसे सारी जानकारी लीजिए। हे, मैंने सुना है कि लास्ट वीक आपने एक सक्सेसफुल मीटिंग करी, आपने ऐसा क्या किया, मुझे बताइए। हे, मैंने देखा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छा ग्रो कर रही है, ऐसा आप क्या करते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं, मुझे सीखना है, मुझे बताइए। वो लोग क्या करते होंगे जिनके लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसको जानने की कोशिश करिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसके पास जाऊंगा तो वो क्या सोचेंगे। मान के देखिए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक ऐसा इंसान है जो नॉलेज का भूखा है, तो क्या आप उसके प्रति न्यूट्रल हो जाएंगे? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि आप चाहेंगे कि आपके पास ऐसे 20 लोग और हों। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
हे जो, मुझे और सिखाओ, मैंने देखा है आप कुछ दिनों पहले एक प्रेजेंटेशन दिखाई जिसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा, उसके बारे में मुझे और जानना है कि आपने क्या टेक्निक यूज करी, कैसे बात करी, आपने कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करी, मुझे नया तरीका जानना है। तो आपको इन 3 चीजों में मास्टर होना होगा। आपको सिर्फ इन 3 बेसिक स्किल का मास्टर बनना पड़ेगा। पहला, आपको जानना होगा कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे दिखाई जाए। अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाना आना होगा। 2 तरह से आप इस बिजनेस को प्रेजेंट कर सकते हैं, एक इफेक्टिवली और एक इनइफेक्टिवली। आपको इफेक्टिव तरीके से बिजनेस दिखाना आना चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना होगा। इस बारे में हम कल भी डिटेल में बात करेंगे, ओके? लेकिन आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में सीखना होगा। और तीसरा, कि आपको अपना बिजनेस ट्रेनिंग और सपोर्ट के माध्यम से कैसे बिल्ड करना है, यह आपको आना पड़ेगा। आपको सिर्फ ये 3 स्किल चाहिए बिजनेस में। आपको ये बिजनेस करने के लिए ना ही एमबीए की डिग्री चाहिए, ना ही पीएचडी की डिग्री चाहिए, ना ही कोई डॉक्टरेट डिग्री चाहिए। आपको सिर्फ ये 3 बेसिक स्किल में मास्टर होना है बस। और इसके लिए आपको एक अच्छा स्टूडेंट होना होगा। अच्छा कहने से मेरा मतलब यह था कि आपको खुद को समर्पित करना पड़ेगा, सबमिट करना होगा, और ट्रेनिंग की हर वो चीज अपने बिजनेस में लागू करनी होगी जो आपने सीखी है। अगर आपको इस बिजनेस में पैसा कमाना है तो आपको यह बिजनेस रोज सही तरीके से करना होगा। और अगर आप सही तरीके से इसे करते हैं तो यह आपके लिए अनबिलीवेबल साबित हो सकता है। और मैं सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में बात नहीं कर रहा। आप में से कितने लोग ये बिजनेस करते हैं जो इंजॉय करते हैं इसे करते हुए? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग खुद के लिए तालियां बजा सकते हैं। आप लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप लोग अगर इसे करते हुए इंजॉय कर रहे हैं तो दूसरे भी इसे करते हुए इंजॉय करेंगे, वो भी ऐसा ही फील करेंगे। तो खुद को सबमिट करना सीखिए। और मेरा भरोसा करिए, ये बिजनेस ग्लोबल हो सकता है। अगर आप खुद को इन 3 स्किल में मास्टर करेंगे तो आपके बिजनेस को ग्लोबल स्केल पे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता।